हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, आज हम देखने वाले क्लास 10 स्टेट बोर्ड साइंस पार्ट फर्स्ट का 4th चैप्टर, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए गाइस, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें सीखने हैं दो टॉपिक्स, एक है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मीनिंग होता है स्टेशनरी, जिसके बारे में आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन बनती है फ्लो ऑफ चार्जेस एंड इक्वेशन फॉर्म में हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, जहां I मीन्स करंट, Q मीन्स चार्जेस एंड T मीन्स टाइमिंग है। इनके ऐसा यूनिट अब हम देखेंगे। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, चार्जेस का कूलम एंड टाइम का सेकेंड। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल A, कैपिटल C एंड स्मॉल s से। एंड इक्वेशन फॉर्म में हम इसे लिखते हैं A इज इक्वल्स टू C अपॉन S। करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसे हम कहते हैं एमीटर। सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर के एग्जाम्पल में आते हैं ऑल मेटल्स। वही ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल है ग्लास, इबोनाइट, रबर, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। इस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो डायग्रामेटिकली हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स। अब सवाल आता है कि कंडक्टर में ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो ये तो पता है कि दो टाइप के चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जिसमें से सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैन फ्लो। पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज को हम आज कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस के लिए पहले ये वर्ड्स नहीं थे और पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि प्रोटॉन्स मूव करते हैं, पर हम तो आज पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स नहीं। तो साइंटिस्ट ऐसा क्यों मानते थे, इसके पीछे क्या राज है, चलिए पहले वो देखते हैं। ये हम सीखेंगे एक सर्किट डायग्राम के जरिए। पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल मानते हैं। अब ये तो आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं पॉजिटिव टर्मिनल तक। गाइस, सर्किट डायग्राम में मैंने वायर की जगह एटम्स का यूज किया है ताकि आपको ये इजीली क्लैरिफाई हो। पॉजिटिव टर्मिनल के बिल्कुल नेबरिंग में जो एटम है उसने अभी अभी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है पॉजिटिव टर्मिनल को। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से उस एटम पर चार्ज आ गया पॉजिटिव एंड वहां इलेक्ट्रॉन की स्कैरसिटी आ गई। अब ये एटम इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फिल करने के लिए बाजू वाले एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इस तरह हर नेक्स्ट एटम प्रीवियस एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। अब इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो हो रहे हैं एंड पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तो इस हिसाब से हमारे पूर्वज गलत नहीं बोलते थे और हम भी गलत नहीं हैं। तो हम खुद को एंड पूर्वज को सही साबित रखने के लिए कहने लगे नेगेटिव चार्ज के फ्लो को रियल करंट एंड पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल टर्म का मीनिंग भी ट्रेडिशनल ही होता है। अब नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इसे इक्वेशन फॉर्म में हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। इनके ऐसा यूनिट होते हैं वोल्ट, जूल एंड कूलम, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल V, J एंड C से, जिसे इक्वेशन फॉर्म में हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू J अपॉन C। अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या। ये आप जानते हैं कि कंडक्टर एक मैटर है जो नंबर ऑफ एटम्स से बना है एंड एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूसली मूव करते हैं बट रैंडमली। चार्जेस के पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूस फ्लो के लिए हमें ज़रूरत होती है सोर्स की, जैसे सेल या बैटरी की, जो हमें देता है पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो कंटेनर है जो आपस में कनेक्टेड है ट्यूब के थ्रू। एक कंटेनर वैकेंट है, वही दूसरा कंटेनर फुल ऑफ वाटर है। जैसे ही हम ट्यूब का वाल्व ओपन करते हैं, भरे हुए कंटेनर से पानी बहने लगता है खाली कंटेनर में, और ऐसा तब तक होता है जब तक दोनों में वाटर लेवल सेम ना हो जाए। तो इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत हमें होती है सर्किट में फॉर कंटिन्यूस करंट फ्लो, जो क्रिएट होता है सेल या बैटरी के थ्रू। बैटरी कंटिन्यूसली टू टर्मिनल के अक्रॉस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते रहती है, जिस वजह से चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूस मिलता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की। ये होता है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। इसको इक्वेशन में हम बताते हैं P इक्वल्स टू W अपॉन T से।
होता क्या है चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। दो बल्ब हमने लिए हैं, एक है 100 वॉट का, एक है 25 वॉट का। दोनों की ब्राइटनेस में जो डिफरेंस है आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जो 25 वॉट का बल्ब है वो कम ब्राइट है एज कम्पेयर टू 100 वॉट बल्ब। इसलिए क्योंकि 100 वॉट बल्ब का जो पावर है वो 25 वॉट वाले बल्ब से ज़्यादा है, कि 100 वॉट बल्ब 25 वॉट वाले बल्ब से ज़्यादा एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, वही वर्क डन का जूल एंड टाइम का सेकेंड। तो इसके हिसाब से इक्वेशन बनता है वॉट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन सेकेंड। अब हम इलेक्ट्रिक पावर का बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए इलेक्ट्रिक पावर का दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल पावर का बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। हमने थोड़े समय पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन देखी, जिसमें हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, जिसे हम रीअरेंज करते हुए लिखेंगे W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। अब इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे बेसिक फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा V इंटू Q अपॉन T। अब हमें ये भी पता है कि Q अपॉन T इज नथिंग बट करंट। Q अपॉन T को I से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल्स टू V इंटू I। अगला टॉपिक हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वाली वायर से पास करेगा तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो वायर हॉट हो जाएगी और हीट प्रोड्यूस करेगी। अब हम इसके इक्वेशन की बात करेंगे, पर पहले हम देखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी हम में एनर्जी है हम उतना ही वर्क डन कर पाते हैं। तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इंटू टाइम। अब हम हीट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक सोर्स, सेल या बैटरी रेजिस्टेंस से करंट के कंटिन्यूस फ्लो के लिए एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो हाई रेजिस्टेंस की वजह से कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहा है हीट में। हीट का फॉर्मूला बनता है H इज इक्वल्स टू P इंटू T। थोड़े समय पहले ही हमने देखा पावर का फॉर्मूला V इंटू I भी होता है, तो यहाँ P को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे V इंटू I से, तो यहाँ हीट का फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू I इंटू T। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V होता है I इंटू R। अब इसे हम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, जिसे हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। चलिए अब जूल्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट होता है हीट प्रोड्यूस इन जूल्स व्हेन अ करंट ऑफ I एम्पियर्स फ्लो इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ओहम्स फॉर टाइम T सेकेंड्स। अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस। ऑल हीटिंग अप्लायंसेज, इनमें हम हाई रेजिस्टेंस वायर यानी नाइक्रोम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए हीट एनर्जी में। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, जहाँ हाई रेजिस्टेंस की वजह से इसका फिलामेंट वाइट हॉट हो जाता है एंड लाइट इमिट करने लगता है। तीसरा इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज में, जो कि एक शॉर्ट लेंथ थीन 3 प्लेटेड कॉपर वायर का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। जब कभी हाउस होल्ड सर्किट में किसी रीजन की वजह से करंट राइज होने लगता है तो फ्यूज की वायर हीटअप होकर मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टर्म का मीनिंग है कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे ही मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट के सराउंडिंग की स्पेस जहां मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये ऐसा टूल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है एंड डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को ऑन नॉर्थ पोल। इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है कि ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं एंड साउथ पोल में मर्ज होते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि मैग्नेट के पोल के पास ये क्लोजर होती है एंड मैग्नेट के अदर प्लेसेस पे ये वाइडली सेपरेटेड होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब हम अलग अलग शेप के कंडक्टर्स यूज करके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न स्टडी करेंगे। इसमें पहला शेप हम लेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, जिसके लिए आपको पहले मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जानना जरूरी है। इस रूल के मुताबिक हमें हमारे राइट हैंड के थंब को स्ट्रेच करते हुए 4 फिंगर्स को कर्व कर देना है। यहाँ स्ट्रेच थंब हमें डायरेक्शन बताता है करंट की, वही कर्व फिंगर हमें डायरेक्शन बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब सीखते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, जिससे हमें कर्ल्ड फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। और अगर कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, जो कि पहले वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज थी, इस केस में मिलेगी क्लॉकवाइज।
स्टूडेंट्स, करंट की स्ट्रेंथ कंडक्टर में बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती है। अगला पैटर्न हम देखेंगे सर्कुलर लूप। जैसे ही सर्किट हम कंप्लीट करेंगे, करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने लगेगा। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से पॉइंट ए पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ थंब को हमें अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है एंड कर्व फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। एंड पॉइंट बी पर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो थंब हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना है। कर्व फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। दोनों ही पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल रही है वो अंदर से बाहर की ओर है, यानी स्क्रीन से हमारी ओर आती हुई। अगर हम कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, जो अब होगी बाहर से अंदर की ओर जाती हुई। इस एक्सपेरिमेंट में भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप से इनवर्सली। थर्ड पैटर्न हम देखेंगे लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, जिसे हम सोलेनॉइड भी कहते हैं। सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं बार मैग्नेट में प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड से। अगर सोलेनॉइड में हम करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की ओर रखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। वही अगर नॉर्थ से साउथ पोल की ओर करंट की डायरेक्शन रखी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर, करंट पर एंड कोर के मटेरियल पर। अब हम बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस स्टडी करेंगे। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में कंडक्टर के थ्रू जब तक करंट पास हो रहा है मैग्नेटिज्म भी तब तक ही होता है, यानी कि ये स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते आता है। बार मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की बहुत ही स्ट्रांग। बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ परमानेंट होती है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कम ज्यादा करते आती है कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स या फिर करंट की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर। बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोलैरिटी परमानेंट होती है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर। तब जो एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े उसमें हमने देखा कि जो करंट कैरिंग वायर है वह मैकेनिकल फोर्स क्रिएट करती है मैग्नेट पे, जिसकी वजह से मैग्नेट में मोशन प्रोड्यूस होता है। अब हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे, यानी कि मैग्नेट मैकेनिकल फोर्स क्रिएट करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पर, इस वजह से वायर में मोशन प्रोड्यूस होता है। अब इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमें पढ़ना है एक डिवाइस जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसके लिए हम पहले समझेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल के हिसाब से लेफ्ट हैंड का हमें थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर स्ट्रेच करना है स्क्रीन पे दिए गए वे में। मिडल फिंगर इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की और थंब फोर्स की। इस लॉ के बेसिस पे अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में करता है। पहले हम मोटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। मोटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश, बैटरी एंड अ हॉर्सशू शेप परमानेंट मैग्नेट। अब हम मोटर के वर्किंग की बात करते हैं। जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, करंट कम्यूटेटर से होते हुए रेक्टेंगुलर कॉइल में जाएगा। सपोज ये जा रहा है A to B। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हुए हम पता करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। रूल के मुताबिक इंडेक्स फिंगर को हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, यानी नॉर्थ टू साउथ, और मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर देना है, यानी बाहर से अंदर की ओर, मानो जैसे करंट स्क्रीन में जा रहा है। तो थंब की डायरेक्शन हमें मिलेगी डाउनवर्ड, मतलब कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब बात करेंगे CD साइड की, जहां करंट बाहर के साइड आ रहा है, जिसके लिए हम मिडल फिंगर को बाहर के साइड स्ट्रेच करेंगे, मानो जैसे करंट स्क्रीन से बाहर आ रहा हो। तो इस केस में हमें थंब की डायरेक्शन मिलेगी अपवर्ड, मतलब यहाँ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो कॉइल का रोटेशन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि कम्यूटेटर में जो गैप है वो ब्रश के कांटेक्ट में आ जाने से करंट का फ्लो तो ऑफ हो जाना चाहिए, पर फिर भी कॉइल तो रोटेट हो रहा है, तो ऐसा क्यों? कम्यूटेटर रिंग के गैप ब्रश के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी कॉइल का मूवमेंट रुक नहीं रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अब क्वेश्चन आता है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या होगा। गाइज, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। कॉइल के AB और CD साइड में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और एक डिवाइस है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, जो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। चलिए समझते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू।
अगर मैग्नेट को स्टेबल रखकर किसी कंडक्टर को उन मैग्नेट के बीच में मूव किया जाए अप एंड डाउन तो उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा और ये हमें समझता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की वजह से। या फिर कंडक्टर को स्टेबल रखकर उसमें मैग्नेट को मूव किया जाए तो भी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। अब हमें पढ़ने हैं कुछ डिवाइस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके लिए पहले हम समझेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक हमें हमारे राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब स्क्रीन पर दिए गए वे में स्ट्रेच करना है। जहां मिडल फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब फोर्स। अब हम देखेंगे एसी जनरेटर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। एसी जनरेटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ कॉइल ABCD, 2 स्लिप रिंग्स, गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेट। जनरेटर का प्रिंसिपल होता है टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए हम यहाँ बैटरी की जगह शाफ्ट यूज करते हैं। अब हम जनरेटर के वर्किंग की बात करेंगे। जैसे हम शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कॉइल के AB साइड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब रूल अप्लाई करके हमें करंट की डायरेक्शन पता करनी है, तो इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच कर लीजिए नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में और थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पकड़ना है, तो मिडल फिंगर की डायरेक्शन हमें मिलेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब B2A होते हुए करंट पहले आएगा स्लिप रिंग फर्स्ट में, वहां से ब्रश 1 में, फिर ब्रश 2 में, स्लिप रिंग 2 में एंड फाइनली D2C में। ये था हाफ रिवॉल्यूशन। अब अगले हाफ रिवॉल्यूशन में साइड AB और CD की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब कि साइड AB आ जाएगा राइट हैंड साइड और साइड BD चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो जो करंट जनरेट हुआ है वो CD से होते हुए जाएगा स्लिप रिंग 2 के पास, वहां से ब्रश 2 के पास, ब्रश 2 से ब्रश 1, ब्रश 1 से स्लिप रिंग 1 एंड स्लिप रिंग 1 से A to B। इस तरह से हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद इंड्यूस करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, मतलब कि एक रिवॉल्यूशन में करंट अपनी डायरेक्शन 2 बार रिवर्स करेगा और इसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब हम देखने वाले हैं एक लास्ट टॉपिक जो है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ कॉइल ABCD, मैग्नेट, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रशेज एंड गैल्वेनोमीटर। अब हम देखेंगे इसका वर्किंग। जैसे हम शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, साइड BA पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर को हमें स्ट्रेच करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को हमें स्ट्रेच करना है फोर्स की डायरेक्शन में, तो जो मिडल फिंगर है वो हमें डायरेक्शन देगा इंड्यूस्ड करंट की। तो करंट इंड्यूस हो रहा है B2A डायरेक्शन में। यहाँ से करंट आएगा कम्यूटेटर फर्स्ट के पास, वहां से ब्रश 1, ब्रश 1 से ब्रश 2, वहां से कम्यूटेटर सेकेंड और वहां से D2C। और अगर शाफ्ट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो करंट इंड्यूस होगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।